रेशमा की दर्द भरी कहानी भाग 2। क्या? उसकी बात सुनकर मैं चौंकी। वंश चलाने वाली बात अक्सर महिलाओं के मुंह से तो सुनी है, पर एक आदमी वंश के बारे में चिंता करने लगे, यह मैंने तुमसे सुन रही हूँ। ओह, तुम्हारे ससुर किस हद तक गिर चुके थे? तुम्हारी सासू माँ को इस बारे में पता था क्या? उन्होंने कुछ नहीं कहा? हाँ दीदी, मेरी सासू माँ को इस बारे में पता चल गया था। उन्होंने इसका विरोध भी किया। उन्होंने हर पर मेरा साथ दिया। अगर वह नहीं होती तो मैं उस नर्क से बचकर नहीं निकल सकती थी। उन्होंने मेरे ससुर जी को सीधे सीधे समझाया, परंतु जब वह नहीं माने तो उन्होंने धमकी दी थी कि यदि वह अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे तो वह पुलिस को खबर कर देगी। पुलिस के डर से ससुर जी शांत हो गए थे। वह अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सके। बाद में मैं समझी कि वह मेरे पति को छड़ से क्यों पीटते थे। मेरे पति मंदबुद्धि के थे और कभी कभी उन्हें पागलपन के दौरे पड़ जाते थे। ससुर जी उनके साथ बर्बरता का व्यवहार करके उन्हें और अधिक लाचार और विक्षिप्त बनाकर पागलखाना में भेजना चाहते थे। इसी की नौबत नहीं आई, इससे पहले ही वह घर से भाग गए। ससुर जी के बहुत विरोध करने के बावजूद सासू माँ ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। इस तरह से मैं वहाँ से निकल सकी। आपको एक बात बताऊं दीदी, क्या? दीदी पंकज बहुत प्यार करते थे, भले ही उनको पागलपन के दौरे पड़ते हों, परंतु वह इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। वास्तव में तो मैं ही गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि पति के पूरी तरह ठीक होने से पहले मेरा परिवार बढ़े। अब सोचती हूँ कि यदि मैं ऐसा न करती तो क्या पता आज किस हालत में होती। क्या बच्चे के साथ मैं घर छोड़ पाती? कई बार ईश्वर भी सही समय पर सद्बुद्धि दे देता है। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई। आखिर कुछ लोग इतने स्वार्थी और धोखेबाज क्यों होते हैं? पागल बेटे के साथ इस हंसती खेलती भोली भाली लड़की को बांधकर बेचारी का जीवन तबाह कर दिया। यह सब मैं टीवी सीरियल और कहानियों में तो देखा पढ़ा था, परंतु आज रेशमा के मुंह से वास्तव में घटित होते हुए सुन लिया। रेशमा बोलती जा रही थी, 2 वर्ष तक तो मैंने मायके में रही, नौकरी की तलाश करती रही। अब 2 वर्ष नौकरी करते हुए हो गए हैं। मन तो थोड़ा तसल्ली है कि किसी पर बोझ नहीं हूँ। दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा क्या? सोचा था और कई जगह से बात भी चली, परंतु आगे नहीं बढ़ पाई दीदी। यह तलाकशुदा का ठप्पा इतना घिनौना है कि सोने की कीमत भी मिट्टी के भाव हो जाती है। मेरे माता पिता ने मुझे एमएससी बीएड कराए, इसके बाद ही मेरी शादी की थी। ससुराल में नरक भोग कर वापस आई तो साल भर में ही मैं मिट्टी हो गई। मेरे पिता की उम्र के विदुर
के रिश्ते भी आने लगे, जिनके अपने बच्चे ही मेरे उम्र के थे और मेरा कोई मौजूद ही नहीं रहा। कोई भी हाथ पकड़ कर ले जाए इतना सस्ती हो गई कि मैं किसी को भी हासिल हो जाऊं। इतनी लाचारी कि हर कोई तरस खाए। मेरे पिता मेरी यह दुर्दशा बर्दाश्त नहीं कर पाए। हर समय मेरे बारे में ही सोचते थे। मेरे ससुराल वाले ने धोखा दिया था। एक दिन सदमे में उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वह उसी में चल बसे। रेशमा के मुख से यह सारी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि जीवन इतना भी सरल नहीं है। कुछ लोग छोटी सी उम्र में ही कितना कुछ भोग लेते हैं। इसके आगे पूरा जीवन पड़ा है। कैसे बिताएगी रेशमा? मुझे सहानुभूति प्रकार अपनी दिल की सारी बातें मुझे बता देना चाहती थी। वह कहती जा रही थी और मैं सुनती जा रही थी। समय कैसे बीत गया पता नहीं चला। दोनों बच्चे कॉलेज से लौट आए थे। पति देव के भी आने का समय हो रहा था। रेशमा बोली, दीदी अब मैं चलती हूँ। बातों बातों बहुत देर हो गई। मेरी वजह से आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जीजा जी से फिर कभी मिलूंगी कहकर वह उठी गई। मैंने सुना था कि खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर। कटना तो आखिर खरबूजे ही है। सही बात है। पुरुष स्वयं पत्नी का त्याग कर दे या पत्नी किसी कारणवश पति को त्याग दे, तलाकशुदा का ठप्पा स्त्री को ही लगता है। पुरुष का कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ समय बाद ही पुरुष का दोष नगण्य हो जाता। स्त्री को इस बोझ को ढोती ही रहती है। रेशमा चली गई थी, परंतु पीछे बहुत प्रश्न मेरे मन में छोड़ गई थी। अकेले कैसे कटेगी यह अपना जीवन? क्या यह दूसरा विवाह के लिए तैयार होगी? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आसान नहीं है रेशमा को दूसरे विवाह के लिए तैयार करना। रेशमा का रूप रंग, पढ़ाई लिखाई, मधुर स्वभाव देखकर विचित्र सी पीड़ा होती थी। कुदरत ने रेशमा के साथ ऐसा उपहास क्यों किया, सोचकर मन उदित हो उठता। रेशमा कभी कभी मेरे घर आ जाती थी। एक दिन हम दोनों लाल में बैठे थे। कुछ दोनों से वह बहुत अकेलेपन महसूस कर रही थी। मैंने उसे चिंतित देखकर कहा, रेशमा देख रही हो इस लान में दोनों तरफ मैंने एक साथ पौधे लगाए। खाद पानी लगातार इन पौधों की सेवा कर रही हूँ। फिर भी एक तरफ के पौधे में फूल है तो दूसरी तरफ के बिना फूलों के। जानती हो क्यों? वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी, अतः मौन रहकर सुनती रही। मैं फिर बोली, देखो इस तरह के पौधे पर धूप आती है और धूप संघर्ष का प्रतीक है, इसलिए यह पौधा फूलों से लदे हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी है। जो व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा उसका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। हर इंसान को जीवन में संघर्ष का सामना मुस्कान के साथ करनी चाहिए, साथ स्वागत करनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे 5 वर्ष कितने संघर्ष में बीते और आगे भी यह संघर्ष कब तक जारी रहेगा कुछ पता
नहीं, जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली थी। मैं परीक्षाओं की तैयारी में लग गई। इधर रेशमा भी बच्चों को पढ़ने में व्यस्त थी। जीव विज्ञान के प्रयोगात्मक परीक्षा होने वाली थी। उसने बताया कि उसे परीक्षा की तिथि मिल गई है। 2 दिन बाद ही प्रयोगात्मक परीक्षा है। वह मुझसे बोली, दीदी परीक्षा वाले दिन क्या आप छुट्टी के बाद रुक जाएगी? पता नहीं कितना समय लगे। परीक्षक ने कहा है कि वह उस दिन सारे बच्चों की परीक्षा लेना चाहते हैं। रेशमा के साथ रहते हुए उसके मन के भावों को मैं अच्छी तरह से समझने लगी थी। वह छुट्टी के बाद में अकेले किसी पुरुष शिक्षक के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, मैं रुक जाऊंगी। परीक्षा वाले दिन मैं उसके साथ रुक गई थी। परीक्षा अच्छी तरह से संपन्न हो गई। एक दिन छुट्टी के बाद रेशमा से कोई मिलने आया। रेशमा उस दिन एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी, इसलिए वह मुझसे ही बात करने लगा। उसने बताया कि रेशमा की मौसी के साथ उसकी जान पहचान है। उन्होंने रेशमा के लिए एक रिश्ते की बात चलाई थी। उसी के सिलसिले में वह बात करने आया। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। रेशमा का भी अपना घर हो, यह अच्छा कहीं गहरी मेरे मन में समाज की थी। उसके भावी पति के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई। मैंने पूछा, क्या काम करता है लड़का? जी, शिक्षा विभाग में है, अच्छा वेतन है, ऊपर से भी काफ़ी कम लेता है, कुंवारा है, तलाकशुदा है, कुछ महीने ही हुए हैं। पत्नी दिमागी तौर पर अस्वस्थ थी, अपनी मनमर्जी करती थी, किसी का कहना नहीं मानती थी। बड़ी मुश्किल से ले देकर छुटकारा मिला है। क्लास खत्म करके जब रेशमा आई तो उसने उसके साथ भी पूरी बात की। रेशमा उसकी बात सुनती रही, कोई जवाब नहीं दिया। उसके चले जाने के बाद मैं रेशमा को कुरेदा। रेशमा ने गर्दन हिलाकर नकारात्मक भाव दर्शाया। मैंने कहा, एक बार मिलकर देखने में क्या हर्ज है? रेशमा वह बोली, 40 साल का आदमी है वह, और तलाक एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। 2 औरतें जिसे छोड़कर चली गई, क्या पता उसके साथ तीसरी को भी निभा सके या निभ सके। मौसी कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं इससे बात करके देख लूं। मैं अपनी तरफ से बात नहीं की तो वह खुद ही मुझसे बात करने यहाँ तक चले आए। मौसी मेरा बुरा नहीं चाहती, वह चाहती है कि जल्दी से जल्दी दोबारा मेरा घर बस जाए, परंतु मेरा भी तो अपना जीवन है। कैसे आंख बंद करके किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ लूं? उनका मानना है कि अभी तो मेरी उम्र है, कुछ दिन बाद दूसरा विवाह भी मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं पहाड़ जैसी जीवन
अकेले कैसे बिताऊंगी? दीदी आप ही बताइए, क्या जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता उनका जीवन नहीं कटता है? मैंने उसे समझाया, रेशमा तुम्हें क्या पता उनके जीवन में कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। उनसे बात करके देखो, तब उनकी व्यथा पता चले। तुम खुद देखो, क्या तुम सारी उम्र अकेले रह कर काट सकती हो? माँ तुम्हारा कब तक साथ देगी? छोटा भाई और बड़े भाई की अपनी गृहस्थी होगी, या तो तुम उनके साथ रहो, और फिर इसकी भी क्या गारंटी कि उनके साथ में समस्या बैठ पाएगी या नहीं। सुनकर वह चुप हो गई। कुछ देर बाद वह बोली, मुझे समझ नहीं आता कि आंखें बंद करके कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। लगता है अब आगे का जीवन तो अकेले ही बीतेगा। दीदी 5 सालों में न जाने कितने लोगों का आजमा चुकी हूँ। लोग मेरे ऊपर तरस खाते हैं या फिर मुझ पर एहसान जताते हैं। तलाकशुदा ऐसे शब्द है जो पूरी तरह मारता भी नहीं तो नहीं, धीरे धीरे यह जहर सारी उम्र मारेगा मुझे। समाज और परिवार के लोग तरह तरह के ताने देते हैं। कहते हैं शादी किस्मत का खेल है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। क्या पति से तलाक होने का मतलब है कि अब औरत का जीवन बेकार हो गया? क्या मुझे हर समय यह बिताने की कोशिश की जाती कि साथी के साथ जीने अथवा मरने के अलावा किसी महिला का अपना कोई अस्तित्व नहीं है? महिलाओं को अपनी कोई वैकल्पिक दुनिया नहीं है। महिलाओं का पूरा जीवन पुरुष और परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के इर्द गिर्द रह जाता है। तुम ठीक कह रही हो रेशमा, परंतु समाज की इस व्यवस्था को बदलना इतना आसान भी तो नहीं है। माँ और भाई कब तक तुम्हारा साथ देंगे? दोनों भाई अपनी अपनी घर गृहस्थी में रम जाएंगे, और फिर तुम्हें कौन देखेगा? माँ का कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ दे। फिर तुम किसकी तरह से हाथ बढ़ाकर कहोगे कि यह मेरा है? माँ या भाई तो कभी भी मेरे साथ नहीं हैं। पिताजी के गुजर जाने के बाद से माँ तो गुमसुम ही रहती है। बड़े भैया यूएसए में हैं और छोटे भाई को अभी इतनी समझ नहीं है। वह अभी आपकी अपनी पढ़ाई में लगा रहता है। दीदी सच पूछो तो मुझे देखने वाला आज भी कोई नहीं है। अकेलापन काटने को नहीं दौड़ता क्या? काटने को दौड़ता है दीदी। भला कौन है जो मेरा तरह उजड़ा रहना पसंद करेगा? बाहर निकलती हूँ तो लोग की घूरती हुई नज़रें जैसे मुझे अंदर तक तार तार कर देती है। मगर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? क्या स्वाभिमान और विवेक ताक पर रखकर एक पत्थर की तरह जीना शुरू कर दूँ? 2 साल पहले बुआ ने भी एक रिश्ता सुझाया था। वह विधुर और 2 बच्चों का पिता था। उसकी पहली मांग यही थी कि नौकरी छोड़ दो। वह मैंने नहीं मानी, और रोजी रोटी भी छोड़ दूँ तो आगे क्या पता उसकी उजड़ी गृहस्थी में रच बस पाऊंगी या नहीं।
उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, मुझे स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। बस यही सोचकर मैंने मना कर दिया तो बुआ को बहुत बुरा लगा था। काफ़ी दिनों तक उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। अब वह केवल राजी खुशी से पूछ लेती है, वह भी तब जब मैं खुद उनसे बात करती हूँ। जिस तरह बुआ नाराज़ हो चुकी है, वैसे ही अब मौसी भी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। साथ में ही माँ नाराज़ होगी सो अलग। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 3 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।